हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज कक्षा 10वीं का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चैप्टर लेकर आए हैं। तो अब देखिए हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे मैं मान लीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं एवं समीकरण किसे कहते हैं। तो जब हम जैसे एक छोटा सा प्रोडक्ट ले लेते हैं, छोटा सा, जैसे जब हम ऑक्सीजन को मैग्नीशियम की उपस्थिति में उसको बदलते हैं या बनाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। या फिर जैसे देख लीजिए हम आप लोगों के लिए एक वही थ्योरी लिख दिए हैं कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यही हमारी क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब लिखने की प्रक्रिया को ये अभिक्रिया कहते हैं। और जो हम ये बनाए हैं प्रोडक्ट बनने के बाद, जैसे देखिए रिएक्शन करवाने के बाद यही हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। इसी को हम समीकरण कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण कहते हैं। तो देखिए कैसे होगा कि जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या समीकरण कहते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, पहले मैग्नीशियम बोले थे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की उपस्थिति में दहन कराने पर हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अभिकारक होता है जिससे हम अभिक्रिया कराते हैं, वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। और जो अभिक्रिया कराने के बाद जो हमको एक नया पदार्थ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अब अभिकारक और उत्पाद की हमको अगर डिफिनेशन लिखनी होगी यानी कि परिभाषा लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए अभिकारक क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों की आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे देख लीजिए कि जब देखिए हम दो या दो से अधिक, हम क्या बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो भी पदार्थ होता है, दो से अधिक पदार्थ भी लेते हैं तो जिससे हम अभिक्रिया कराते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसे अभिकारक कहते हैं। एक होता है उत्पाद क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को हम दिखा भी दिए हैं कि दो पदों को एक में मिलाने के बाद यानी कि रिएक्शन कराने के बाद अभिकारक करते हैं तथा रिएक्शन हो जाने के बाद जो एक हमको नया पदार्थ मिलता है तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब देखिए इसमें रिएक्शन आता है कैसे संतुलित किया जाता है, रिएक्शन को कैसे संतुलित करते हैं और ये कैसे असंतुलित होता है तो उसे हम कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए देखिए हम आपको बता दे रहे हैं रिएक्शन कैसे संतुलित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर देखिए अब क्या है हमारा, अभी बताया रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कैसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, बैलेंस यानी कि संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए हम संतुलित कैसे करते हैं उसकी पहले डिफिनेशन सुन ले। अगर डिफिनेशन हमको अगर अच्छी तरीके से याद हो गई तो उसको हम एकदम बहुत ही आसानी तरीके से संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए हमारी डिफिनेशन क्या होती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। आप लोगों को ये कोई नहीं बताएगा, डायरेक्टली क्या बताते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं, आप लोगों को इसकी डिफिनेशन कोई नहीं बताता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया के पहले जब रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, पहले और उसके
पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को कराने से पहले तथा होने के बाद जब परमाणुओं की संख्या क्या होती है, आपस में समान होती है, तो उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया को कराने से पहले और कराने के बाद जब परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाली। इसे कंकाली समीकरण द्वारा ही हम संतुलित करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला हमारा एग्जाम्पल है जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखिए Zn, तो Zn यहाँ पर उतर जाएगा, H2 को यानी कि ये प्लस होता है, SO4 क्या होता है माइनस। जब भी क्रिया होती है तो प्लस और माइनस में होती है, तो हमारा जो Zn है वो पॉजिटिव होता है जबकि ये माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। तो ZnSO4 से क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो बचती है उसको अलग निकाल देता है। तो हमारा क्या हो जाता है, जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो दूसरा हम लाए आपको बैलेंस करने के नियम के तौर पर, यानी कि क्योंकि हमको बैलेंस करना ही सीखना है यहाँ पर, क्योंकि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए हमारा Fe है प्लस H2O, यानी कि इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाता है, देखिए Fe3O4 प्लस H2 बन गया। तो यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए Fe 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो 2 मान लीजिए बराबर है। यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 हो जा रहा है। तो देखिए हम बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हमको देखिए Fe को भी 3 ठो बनाना है, ऑक्सीजन को 4 ठो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम अगर इसमें Fe3 है, अगर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो जैसे देखिए 3 यहाँ पर है, तो इसके पहले अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो Fe3 3 ठे होगा, और यहाँ पर भी 3 ठे, ये तो मान लो बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है, ये तो बराबर, लेकिन ऑक्सीजन की बात फंस रही है। ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 थे, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 गुना 8 हो जाएगा कि नहीं। तो जैसे देखिए हम अभी किए हैं यहाँ पर, तो Fe हो गया, अगर 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया तो जैसे देखिए फिर से एक बार Fe 1 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो Fe3 हो गया, यहाँ पर भी Fe3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो दोनों बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन की बात जब फंस रही है तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, अगर 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी 4 गो है, तो बच रही है फिर बात फंस जा रही है हाइड्रोजन की, यहाँ पर 8 गो हो जा रहा है, यहाँ पर 2 ही है। फिर से यहाँ पर अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 गुना 8 गो हाइड्रोजन भी हो जाएगा, जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया गया है Fe3 यानी कि 3 ठे Fe है प्लस H2O, यहाँ पर देखिए 8 गो हाइड्रोजन हुआ है, तो यहाँ पर भी 8 गो हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन देखिए 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और रिएक्शन कराने के बाद हमारे यही प्रोडक्ट बनता है। तो आप लोग समझ लग गए होंगे। अब देखिए अगली क्या है, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार से की जाती है, देखिए तो चलिए देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो पहले समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक बार बताए थे, फिर एक बार सुन लीजिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया भाग गई तो बता ही दे रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं उसे कहते हैं कि जब आपस में आबंध
जुटते हैं या फिर टूटते हैं। जब कोई भी आबंध जुड़ने या टूटने के बाद बनती है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है, जैसे में देखिए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। तीसरा हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब देखिए हम संयोजन अभिक्रिया बता रहे हैं कि किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए संयोजन अभिक्रिया हमारी पहली हेडिंग है, तो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे और समीकरण भी हम आपको दर्शा दिए हैं। तो इससे कैसे हम लिखेंगे इसकी डिफिनेशन, तो लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक एकल, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो मिलने के बाद एकल उत्पाद बनता है। यानी कि देखिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो मिलने के बाद एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा CaO जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर इसको भी कहते हैं हिंदी रासायनिक अभिक्रिया में कि बिना बूझा चूना और जल की उपस्थिति में, यानी कि पानी H2O की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं तो क्या हमको प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बूझा हुआ चूना हमको प्राप्त होता है, प्लस जो हमको उष्मा हीट होती है वो प्राप्त होती है। तो जैसे देखिए अब कैल्शियम ऑक्साइड को जल की उपस्थिति में गर्म किए तो हमको बिना बूझा हुआ चूना प्लस उष्मा मिल गई। अब फिर से देखिए अगर हम बिना बूझा हुआ चूने को, क्या बिना बूझा हुआ चूना तो हम कराए हैं तो हमको क्या मिल गया है? बूझा हुआ चूना। अगर हम फिर से बूझे हुए चूने को ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या हमको मिल जाता है? CaCO3 प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस H2O यानी कि जल, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या मिल जाता है? जल प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम आपको दूसरी बताते हैं वियोजन अभिक्रिया।